स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड जो थे एक प्रकार के मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने जो भी ज्यामिति को बताया है सिर्फ उसका हमको परिचय पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे को पढ़ना है कुछ परिभाषाएँ। परिभाषाएँ क्या क्या चीज़ है। सबसे पहली परिभाषा जो हम लोगों ने यहाँ पेस्ट कर रखी है, लिखा हुआ है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। देखिए ये कोई बिंदु है, इसका कोई भाग नहीं है, मतलब ना ही तो इसकी लंबाई है यानी कि L, ना ही तो इसकी चौड़ाई है यानी कि B, ना ही तो इसकी कोई ऊंचाई है यानी कि H, ना ही तो कोई त्रिज्या है यानी कि R। मतलब कि एक बिंदु हम उसे कहते हैं जिसका कोई भी भाग नहीं होता, एक सिंपल सा डॉट होता है, उसे कहते हैं हम लोग एक बिंदु। आया समझ में। अब दूसरी परिभाषा क्या है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मान लो एक कपड़ा है, कपड़ा को जैसे कि साड़ी होती है इस तरीके से है कोई, ठीक है, ये प्रकार की साड़ी है, कोई कपड़ा है, इन्हें लंबाई है कुछ ना कुछ, लेकिन लंबाई के अंदर देखो ये इतनी चौड़ाई भी तो है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कम करता जाऊँ ऐसे इधर से दोनों तरफ से दबाऊँ तो एक प्रकार का सिंपल से एक लाइन बन जाएगी। मतलब कि एक लाइन उसे कहते हैं जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, बस लंबाई होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ये प्रकार क्या है, रेखा है। रेखा किसे कहते हैं, चौड़ाई रहित किसी भी लंबाई को रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा है एक रेखा के सिरे बिंदु कहलाते हैं। देखिए यही एक प्रकार की रेखा थी, तो इसका जो ये सिरा और ये वाला सिरा, मतलब कि प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट, अंतिम सिरा क्या कहलाएगा, सिरा कहलाएगा। स्टार्टिंग का बिंदु और लास्ट का बिंदु सिरा कहलाता है किसी भी रेखा का। ठीक है, ये थी हमारी तीसरी परिभाषा। चौथी परिभाषा के अंदर देखिए क्या कहता है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित रहती है। देखिए सीधी रेखा की बात करी जाए, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की सीधी रेखा होगी। जब कोई रेखा किसी दो बिंदु को मिलाती है एकदम सपाट रूप से, बिल्कुल भी जिगजैग नहीं करती, मतलब जैसे कि मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मैं अगर ऐसे मिलाऊं तो ये कोई सीधी रेखा नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर वो बिंदु सपाट रूप से मिला रही है उसको हम कहेंगे एक सीधी रेखा। आया समझ में। ये था हमारा चौथी परिभाषा। स्टार्ट करते हैं अपनी पांचवी परिभाषा। पांचवी परिभाषा होती है एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ कहा जाए, मान लो आपकी कोई बुक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। आपकी कोई बुक है, बुक इस प्रकार की होती है, ऐसे होती है बुक, है ना, ये है। तो इसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई है। अगर पृष्ठ की बात की जाए, एक पृष्ठ इसका ये हैगा सिर्फ ऊपर वाला, इसके अंदर ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ये हो जाएगी लंबाई। ठीक है, दूसरा पृष्ठ देखा जाए तो ये वाला पृष्ठ हो जाएगा, मतलब फेस एक तरीके से, ये चौड़ाई है, ये वाली इसकी हो जाएगी लंबाई। मतलब कि एक पृष्ठ उसे कहते हैं जिसका सिर्फ एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं एक आयत, ठीक है, या एक वर्ग। इस आयत में ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई, पर वर्ग में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए हम इसको खाली ए लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा पृष्ठ किसे कहते हैं, जिसकी खाली लंबाई और चौड़ाई होती है। इसकी कोई मेज होती है, ऐसे मेज होगी तो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है वही क्या कहलाएगी, उसका एक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी छठी परिभाषा। छठी परिभाषा है पृष्ठ के किनारे रेखाएं कहलाती हैं। देखिए अभी तक क्या था, कोई पृष्ठ था, ये पृष्ठ है, ठीक है, जो इसके किनारे हैं ना, ये और ये कहलाएंगी रेखाएं। ठीक है, मतलब कि जो लंबाई है ये भी एक प्रकार की रेखाएं है, और जो चौड़ाई है ये भी एक प्रकार की रेखा है। यही कहना चाह रहा है वो कि पृष्ठ की जितने भी किनारे होते हैं वो सारी की सारी उसकी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर घनाभ की बात करी जाए, देखिए घनाभ इस प्रकार का होता है, घनाभ के अंदर एक तो ये हैगा पृष्ठ, ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज क्या कहलाएगा, इसकी रेखाएं कहलाएगी। अगर ऊपर से देखा जाए टॉप व्यू, ये चीज ये है का पृष्ठ, तो इसके अंदर ये चीज जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी रेखाएं। आया समझ में। किसी भी पृष्ठ के जो किनारे होते हैं उसको हम रेखा कहते हैं। एग्जाम में सातों में से कोई सी भी परिभाषा एक एक नंबर की पूछ सकता है, तो आपको सारी परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है,
है तो इजी, आपको पता भी होगा, लेकिन अगर देखा जाए लिखित में किसको पता है तो आपको ये याद करनी होंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना अंतिम परिभाषा, जो कहता है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समतल पृष्ठ देखा जाए तो जैसे कि ये चीज समतल पृष्ठ इसे कहते हैं, जो अपनी रेखा के साथ सपाट रूप से क्या होता है, स्थित होता है। ये ना ही तो इधर कोई जिगजैग कर रही है एकदम सीधी जा रही है, ना ही तो ये जिगजैग कर रही है, क्या एक प्रकार का समतल है। ठीक है, अगर मान लो कोई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन अगर आपकी प्लेन है तो वो क्या है, समतल कहलाती है। प्लेन नहीं होती उसके अंदर हल्की सी भी ऊंचाई आ जाती है, मतलब कि देखिए ये एक समतल चीज़ है, प्लेन है। ठीक है, इसको कहूँगा मैं समतल, सपाट। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ से उठा दूँ तो बताओ कहीं ये समतल बची, नहीं बची। इसके अंदर क्या आ गई, इतनी हमारी ऊंचाई आ गई। तो जो भी सपाट रूप से स्थित होती है ना रेखाएं अपने पृष्ठ के साथ, उसको बोलते हैं समतल। अगर कोई सी भी पृष्ठ पर ऊंचाई आ जाती है, यानी कि हल्की सी भी उठी हुई चीज़ आ जाती है, मतलब ऊंचाई बन के उसके अंदर, वो समतल नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग, मतलब समतल पृष्ठ नहीं होगा। अगर एच आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी, उसको कहेंगे हम समतल पृष्ठ, जो अपनी रेखाओं के साथ कैसे हो, सपाट रूप से स्थित हो। ठीक है, ये थी हमारी सभी परिभाषाएं। इसको कि प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में, जितने सवाल करोगे आप, तो जो थ्योरी मैं याद करवाने जा रहा हूँ आज की क्लास में, जो इंट्रोडक्शन है हमारा इस चैप्टर का, सिर्फ वही सी के बेस पर सारे के सारे सवाल किए जा सकते हैं। इसके अंदर कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ना तो किसी भी प्रकार की आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ना ही तो मेथड याद करना है। याद करना है तो ये सातों परिभाषाएं और आगे जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो बातें पढ़नी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अब। इसी में जो भी हमारे यूक्लिड थे उन्होंने कुछ अभिग्रहित दिए हैं, अभिग्रहित बताए हैं। ठीक है, बताए क्या है आपको पहले से ही पता होगे, लेकिन याद करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो पता होते हुए भी नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द, मतलब कि कैसे कैसे शब्द कहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको याद करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ अपनी अभिग्रहित। अभिग्रहित क्या है, पहले नंबर की अभिग्रहित देखिए, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। देखिए मान लो ये मेरे पास एक बॉक्स है, मान लो एक बच्चे ने किसी को गिफ्ट दिया इतने बड़े बॉक्स का। ठीक है, एक बच्चे ने किसी एक बॉय को गिफ्ट दिया जिसका बॉक्स का साइज इतना है। ठीक है, अब मान लो दो स्टूडेंट हो रहा है या दो बच्चे हो रहा है, उन्होंने भी क्या किया, इसके बराबर ही गिफ्ट दिया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 आपस में बराबर है। पहला जो गिफ्ट आया वो भी जितना बड़ा था दूसरे गिफ्ट के क्या है, बराबर है। अब क्या हुआ, जो तीसरा गिफ्ट आया ना वो भी पहले गिफ्ट के बराबर था, जो तीसरा गिफ्ट दिया गया वो भी क्या है, इस वाले गिफ्ट के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि तीसरा और दूसरा गिफ्ट आपस में बराबर होगा, होगा बराबर, क्योंकि क्या होगा, इसके बराबर ये भी है, इसी के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो वो यही कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु से बराबर होती हैं वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु की तो बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये थी हमारी पहली अभिग्रहित। ठीक है, आई होप समझ चुके होगे आप। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड अभिग्रहित। उसमें बोलता है यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो बराबर आता है। ठीक है, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो बराबर होता है, ये कैसे समझेंगे, समझिए। मान लो देखिए, जैसे कि यहाँ एक 5 किलो का कोई थैला है, ठीक है, और 5 किलो का कोई थैला है। ठीक है, या एक तरीके से कहा जाए तो हमारे पास 10 किलो आलू थे, 10 किलो आलू थे। पूर्ण कितना है हमारा, पूर्ण हैगा सिर्फ 10 किलो। ठीक है, अब इसको दो बराबर भागों में बांट दो, मतलब कि 5 किलो कर दोगे तो ये हो गया 5 kg और ये हो गया 5 kg। आप समझो, और 5 किलो और 5 किलो को जोड़ोगे तो वापस से आपका पूर्ण 10 kg प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही कह रहा है यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाता है तो पूर्ण प्राप्त होता है, जो उन दोनों का योग होगा वो पूरा का पूरा प्राप्त होता है। पता तो आपको पहले से सारी बातें, लेकिन ये चीज़ याद करनी है नंबर टू नंबर। पहली अभिग्रहित ये थी, दूसरी अभिग्रहित ये थी, तीसरी अभिग्रहित ये थी, तो लाइन से लाइन को याद करना है। ठीक है, पहली अभिग्रहित क्या थी, यदि दो वस्तुएं एक ही वस्तु के समान होती हैं तो वो आपस में भी बराबर होती हैं, है ना। दूसरी अभिग्रहित क्या है, यदि बराबर की संख्याओं को या बराबर की वस्तुओं को जोड़ा जाए तो पूर्ण के बराबर आ जाता है, वो जितना हमारा पूरा था उसके बराबर आ जाता है वो। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी अभिग्रहित। आइए स्टार्ट करते हैं
तीसरी अभिग्रहित। तीसरे में क्या होता है, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ठीक है, देखिए मान लो कोई सी भी चीज़ हो, दो बराबर चीज़ें हैं, एक चीज़ है मेरे पास 20 किलो की और एक और चीज़ है मेरे पास 20 किलो की। ठीक है, या मान लो मेरे पास 20 किलो है चीनी और 20 किलो है चावल, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर ही तो है, 20-20 किलो के दोनों हैं। उसने कहा बराबर में से बराबर को घटाया जाए, तो ये दोनों बराबर है। अब इनमें से कोई सी भी चीज़ घटा दो जो वो भी आपस में बराबर हो, या 5 किलो इसमें से भी घटा दो, 5 किलो इसमें से भी, दोनों बराबर ही घटाना है पर, या 10 किलो घटा दो या 10 किलो घटा दो, बात एक ही है। तो कितना भी घटा दो तो जो बचेगा वो भी दोनों में क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। देखिए मैं 10 किलो चलो घटाता हूँ तो यहाँ पे 10 kg बचेगा, इसमें से भी अगर मैं 10 kg घटाता हूँ तो यहाँ पर भी 10 kg बचेगा। आया समझ में? देखिए यदि बराबर में से वापस से मैंने क्या घटाया है, बराबर ही घटाया है, इनके 10 kg घटाया है, तो शेषफल भी कैसा बचेगा, बराबर ही बचेगा। समझ में आया? बराबर में से मैंने बराबर को हटाया तो शेषफल मेरा क्या बचा, बराबर आता है। ये है हमारी तीसरी अभिग्रहित। आ रहा है समझ में? है सारा कुछ सिंपल, लेकिन आपको याद करना है। ठीक है, ये थी तीसरी अभिग्रहित। अब स्टार्ट करते हैं चौथी अभिग्रहित। इसमें क्या होता है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती समझना, संपाती और बराबर में क्या अंतर होता है। देखिए मान लो मैंने प्रकार लिया, ठीक है, प्रकार लिया या कुछ भी लिया, प्रकार से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ड्रॉ सर्कल। अब कैंची लेके उस पेपर को ऐसे गोला गोला काट दिया। ठीक है, एक सर्कल मैंने कट कर लिया। अब जितना मैंने प्रकार खोल रखा था, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रकार को रखा था, ऐसे करके क्या बनाया था, सर्कल बना दिया था, फिर मैंने उसको काट लिया। अब मैंने उतने ही प्रकार का एक सर्कल और काटा, ये काट लिया एक सर्कल और। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो वो पूरी तरीके से कवर कर लेगा, है ना। या मैं कह सकता हूँ ये दोनों सर्कल, ये दोनों वृत्त आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखूँ या दूसरे वाले को उठा के पहले के ऊपर रखूँ तो दूसरे एक दूसरे को कवर कर लेंगे ना। जैसे रोटियां होती हैं, अगर रोटियां बराबर की बन जाएं तो एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखी जाए तो नहीं दिखती, या दूसरी रोटी को पहली रोटी के ऊपर रखा जाए तब भी नहीं दिखती। तो जब ऐसा होता है, जब पूरी की पूरी कवर कर लेती है ना, उसको बोलते हैं हम संपाती। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, यदि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वे आपस में बराबर होती हैं। देखो अगर ये सर्कल इसके ऊपर रख रहा हूँ, ये सर्कल इसके ऊपर रख रहा हूँ, ये क्या हो रही है, संपाती हो रही है। मतलब दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर भी तो होंगे। आ रहा है समझ में? और दूसरे तरीके देखा जाए, अगर वर्ग में काटता हूँ, मान लो 4 सेंटीमीटर की भुजा वाला क्या किया मैंने, एक वर्ग काटा और एक बार और काटा मैंने, जिसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये दोनों वर्ग मैंने काटे, स्क्वायर काटे। अब इस स्क्वायर को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो नीचे वाला ढक जाएगा, या इसको उठा के पहले वाले के ऊपर रखूंगा तो नीचे वाला ढक जाएगा। मतलब दोनों ढक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों आपस में संपाती हो गए। लेकिन जब संपाती है तो देखो सारी भुजाएं भी तो दूसरे के बराबर हैं, तो उनको ही मैं कहूँगा बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि यदि दो वस्तुएं आपस में संपाती हैं तो वे वस्तुएं आपस में बराबर भी होती हैं। ठीक है, ये थी हमारी चौथी अभिग्रहित। आइए स्टार्ट करते हैं पांचवी बोलता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखिए वेरी सिंपल, आपको पता है कि कोई सी भी चीज़ पूरी हो, पूरी मतलब कि तुम कुछ भी चीज़ खरीद के लाए, मान लो तुमने आइसक्रीम ली, ठीक है, आइसक्रीम आ गई इतनी बड़ी, आइसक्रीम या कुछ भी और चीज़ ले लो, डंडा ले लो, चलो ये डंडा है ना। अब ये डंडा क्या है, पूर्ण है, यानी कि पूरा का पूरा डंडा है। अब इसका तुम कुछ भी भाग कर दो, मान लो मैंने यहाँ से काट दिया, ये वाला भाग बताओ इस पूरे से कहीं बड़ा होगा नहीं ना। या दूसरा वाला भाग भी देख लो, ये वाला भाग बताओ इससे बड़ा होगा नहीं। यही कहना चाह रहा है, जो पूर्ण है ये तो पूर्ण है, और ये दोनों क्या है, पूर्ण के छोटे छोटे से भाग हैं। तो पूर्ण संख्या हमेशा बड़े छोटे मतलब भाग से क्या होती है, बड़ी होती है। देखो पूर्ण हमेशा बड़ी होगी किसी भी उसके भाग से। ठीक है, तुम कोई सी भी चीज़ लाओ, उसका एक भाग करो तो भाग तो छोटा ही निकलेगा। मान लो तुम कोई सा भी कटहल, बैगन, कोई सी सब्जी लेकर के आए, ठीक है, वो मान लो 10 किलो की थी, है ना। तरबूज लेके आए, मान लो तरबूज लेके आए, तरबूज था मान लो 2 किलो का, ठीक है। अब तुमने इसका कितना भी बड़ा भाग कर लो, तुम मान लो मैंने इसको ना एकदम इतना सा छोड़ा, इतना बड़ा भाग काट लिया इसके अंदर से,
तो बताओ ये जो इतना बड़ा भाग कटा है, बाकी छोटा सा भाग इधर साइड में है ना, तो ये भाग क्या पूरा 2 किलो होगा? नहीं, हल्का ना हल्का सा कम होगा, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा भाग तो इधर भी आ गया। हो सकता है ये 1 किलो 1.9 kg हो, है ना, लेकिन कभी भी 2 किलो नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्ण होता है वो हमेशा अपने भाग के बड़ा होता है। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं बस इसके अंदर, ठीक है। हमेशा जो भी पूर्ण होगा वो अपने भाग से बड़ा होता है, ये याद करना है आपको बस, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर की। बोलता है एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। मान लो मेरे पास 5 रुपये थे, ठीक है, 5 मतलब 5 रुपये थे। अब 2 बच्चे आए, दोनों ने कहा कि मुझको आपके पैसे से डबल रुपये चाहिए, ठीक है। मतलब कि मेरे पास 5 रुपये है, तो जो पहला बच्चा आया है उसको कितने रुपये दूंगा मैं? 10 रुपये, क्योंकि वही बात क्या मांग रहा है, डबल पैसा मांग रहा है, दोगुने मांग रहा है। अब दूसरा बच्चा भी क्या कह रहा है, मुझको भी डबल चाहिए, तो इसको भी मैं 10 रुपये दूंगा। तो क्या हुआ, मैंने गया अपने टेबल से पैसे निकाल के लाया, दोनों को मैंने कितने रुपये दिए, 10 रुपये दिए। तो बताओ ये आपस में बराबर नहीं है क्या? है ना बराबर। यही कहना चाह रहा है कि अगर किसी एक वस्तु का दोगुना करा जाए तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर आपस में बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है, दोनों का दोगुना आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही समझाना चाह रहा हूँ उसमें। अब देखते हैं अपने 7वीं अभिग्रहित। इसमें बोलता है एक ही वस्तु के आधे बराबर होते हैं। इसमें जैसे कि डबल किया था मैंने, यानी कि दोगुना किया था ना, अब आधा करना है। इसमें मान लो मेरे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। पहला बच्चा आके बोलता है मुझको आपके पैसे के आधे चाहिए, दूसरा ही बच्चा बोलता है मुझको आपके पैसे के आधे चाहिए। तो मैं 5 रुपये किसको दे दूंगा, पहले को, 5 रुपये किसको दे दूंगा, दूसरे को। तो ये दोनों बताओ आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या किया मैंने, आधा किया है, ठीक है। जब भी कभी भी किसी भी वस्तु का दोगुना करो तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, या किसी भी वस्तु का आधा करो तो वो दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। आया समझ में? ये थी हमारी 6ठी अभिग्रहित, ये थी हमारी 7वीं अभिग्रहित। आइए अब चलते हैं, कुछ अभिधारणा भी उसने दे रखी है यूक्लिड ने, समझते हैं उन अभिधारणाओं को, ठीक है। देखिए अभिधारणा किस प्रकार की है हमारे पास। अभिधारणा हमारे पास टोटल सिर्फ 5 होती हैं, और 5 को ध्यान से याद करना है, समझना है, ठीक है। देखिए पहली अभिधारणा बोलता है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि अगर कोई एक डॉट है और दूसरा डॉट है, उसको मैं आपस में मिलाऊंगा तो वो एक प्रकार की क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी। देखिए एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इसको अगर मैं आपस में मिला दूं तो ये एक प्रकार की सीधी रेखा बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी, सिंपल सी बात है। कभी भी 2 बिंदु आप मानो स्केल रखो और मिला दो उन दोनों को, देखो वो हमेशा सीधी रेखा खींचेगी, क्योंकि कभी भी इधर उधर नहीं मुड़ेगी, ठीक है। अगर वो पहला बिंदु दूसरे बिंदु से नहीं मिल रहा है तो वो रेखा कहीं और खिंच जाएगी, तो वो सीधी नहीं होगी, क्योंकि पहले इधर उड़ती, फिर तुमने बिंदु को बनाने के लिए उधर मोड़ दिया तो वो तो मुड़ गई ना, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, पेपर में आ जाए सीधी रेखा को परिभाषित कीजिए तो क्या बोलोगे, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सीधी रेखा कहलाती है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड। बोलता है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है ए और बी। ये सीधी रेखा है, इसको मैं अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ा सकता हूँ। इसको अगर मैं चाहूँ तो आगे बढ़ा सकता हूँ, पूरा आगे तक बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं चाहूँ तो पूरा आगे तक बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि भाई ये शांत रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक है। इसको मैं अनंत बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर ये रेखा ऐसे होती तो इसको अगर मैं बढ़ाता तो ये पे कट जाती, है ना। हमको ये समझना है, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, शांत रेखा, एकदम सीधी रेखा है, ठीक है। जो रेखा सीधी होती है उसको हम लोग शांत रेखा कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी अवधारणा। तीसरी अवधारणा बोलता है किसी को केंद्र मानकर, किसी एक बिंदु को आप केंद्र मानो और उसी ही केंद्र से आप कितने भी वृत्त को ड्रॉ कर सकते हो, यानी खींच सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक वृत्त क्या, कितने वृत्त खींच सकते हैं हम लोग। देखिए ये मान लिया मैंने केंद्र है, मैंने प्रकार को हल्का सा खोला तो इतना बड़ा वृत्त बन गया, यहाँ पे प्रकार को रख के। अब यहीं पे प्रकार रखा, प्रकार को रखो और प्रकार को और खोल दो तो ये इतना बड़ा वृत्त बन जाएगा, है ना। अब इसी केंद्र में प्रकार को और खोल दो, इतना बड़ा बन जाएगा। इसी पे और खोल दो, इतना बड़ा, इतना बड़ा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि किसी एक ही बिंदु को केंद्र मानकर हम
अनंत या कितने भी अनगिनत वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। आया समझ में? ये था हमारा पहली अवधारणा, ये थी दूसरी अवधारणा, ये है तीसरी अवधारणा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी अवधारणा। चौथी अवधारणा देखिए, समझिए क्या होती है। समकोण त्रिभुज आप सबको पता होगा। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हाँ भाई, होते हैं बराबर। बताएं कैसे बराबर होते हैं? सभी समकोण यानी कि एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब मैंने एक छोटा ट्रायंगल बना दिया जिसमें एक 90 डिग्री का कोण है, या मान लो कि मैंने बहुत बड़ा बना दिया ट्रायंगल, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। मतलब सबके अंदर एक एक कोण कितने डिग्री का पाया जा रहा है? 90 डिग्री का। लेकिन देखा जाए कॉमन चीज़ तो ये भी एक प्रकार का क्या है? समकोण, क्योंकि डिग्री कौन सी 90 की है? एक कोण 90 डिग्री का है। ये भी एक प्रकार का क्या है? समकोण, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री का कोण है। ये भी एक प्रकार का समकोण है क्योंकि इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। अगर आप ट्रायंगल को ना देखें तो सभी समकोण 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 दिख रहे हैं, सभी के अंदर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है। तो जितने भी कोण 90 डिग्री के होते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण बोलते हैं। आया समझ में? यह था हमारा चौथी अभिधारणा। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे कोण 90 डिग्री के हैं, इसीलिए इनको समकोण बोला जाता है। और सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि कोण 90 का बनता है, तभी उसको समकोण बोलते हैं। अगर कुछ और बन जाएगा तो न्यून कोण हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, ऋजु कोण हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो 90 का है इसलिए समकोण बोला जा रहा है, और वो सभी आपस में बराबर हैं क्योंकि सभी कोण इसके अंदर कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण अभिधारणा। इस पूरे चैप्टर में कुछ याद करने के लिए है, आपको जो टफ लगे तो सिर्फ यही एक अभिधारणा है और इसी को आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या बोलता है। मान लीजिए दो शांत रेखा है, एक ये रही एक ये रही। ठीक है, दो शांत रेखा के ऊपर अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, दो शांत रेखा के ऊपर तीसरी रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो वो वाली साइड देखो जिधर की साइड 90 डिग्री से कम का कोण बनना हो, मतलब कहने का न्यून कोण बनना हो। आप देखिए ये रेखा है, ये रेखा है, जो एकदम सीधी सीधी पड़ती है, वो दोनों साइड कितने कितने का कोण निर्माण करती है? 90 डिग्री का कोण निर्माण करती है। लेकिन अगर मैं इस वाली रेखा को थोड़ा सा इधर कर दूं तो इधर तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, इधर 90 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी कोण को इस साइड थोड़ा सा कर दूं तो ये 90 से कम हो जाएगा और ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे जिधर की साइड भी कोण हल्का सा कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इधर की साइड वाली जो कोण है वो आपकी क्या है? 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और इधर की साइड जो है कोण ये भी क्या है? 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो वो दोनों कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। दूसरी तरीके से पढ़ो, देखो जब दो सीधी रेखा पर एक रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है या उन दोनों के ऊपर गिरकर उन दोनों भुजाओं को काटती है, तो दोनों की साइड बने न्यून कोण, जिस तरफ भी न्यून कोण का निर्माण होगा उस तरफ अगर मैं इन दोनों भुजाओं को आपस में क्या करूं? अनंत रूप से बढ़ाऊं तो वो दोनों भुजा एक दूसरे क्या कर देंगी? प्रतिच्छेद कर देंगी। आया समझ में? देखिए न्यून कोण इधर बनना है, इसीलिए क्या हुआ है? इधर की साइडें काट रही हैं। अगर मैं इस साइड मिला के देखूं तो ये तो और भी दूर चलती जा रही है, एक दूसरे कभी काटेगी ही नहीं। ठीक है, तो जब दो शांत रेखा के ऊपर एक तीसरी अन्य रेखा प्रतिच्छेद करती है या गिरती है तो वह भुजा या वह तरफ, वह साइड जिस तरफ दो न्यून कोण का निर्माण होता है उस तरफ दोनों भुजाओं को अनंत रूप से मिलाने पर क्या होगी? वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी कि काटेंगी। ठीक है, इसको मैं तरीके से पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है हमारी उसमें। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों का कोण योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, एक ही ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे क्या कर देंगी? वो प्रतिच्छेद कर देंगी यानी कि काट देंगी। ठीक है, ये थी हमारी पांचवी अभिधारणा। देखिए
इस चैप्टर में मैंने आपको अभी तक इस इंट्रोडक्शन में जितना भी कुछ समझाया है आपको वो याद होना चाहिए। जितना भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया आपको वो याद होना चाहिए आगे के सवाल को करने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सवाल के अंदर ये चीज़ें यूज नहीं हुई है तो पेपर में नहीं आएंगी, क्योंकि पेपर में कभी कभी ना सवाल तो पूछते ही नहीं है इस चैप्टर के। पूछेगा क्या चीज़? तो बस ये चीज़ जो आपको अभिधारणा, अभिग्रहित और परिभाषाएं बताई गई हैं वही पूछता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ को याद रखें और अगले वीडियो तक आने तक आप इस चीज़ को याद कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो उसके अंदर सवाल जैसे जैसे हल होगा तब तक कि आपको वो चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तब तक आप लोग याद करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.1 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।